हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत, वेलकम। बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे सुमिर नीके मन के, जो अपना हिंदी साहित्य का टॉपिक है सुमिर नीके मन के। इसका संक्षिप्त यहाँ पे परिचय पढ़ने वाले हैं सुमिर नीके मन के। और इसमें से इंपॉर्टेंट जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारा हमने इंक्लूड किया है। नोट्स आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ, ये कंप्लीट नोट्स आपको मिलेंगे। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे इसका संक्षिप्त परिचय। नाम है पाठ का सुमिर नीके मन के, और इस पाठ में 3 लघु निबंध दिए गए हैं। ध्यान रखना, 3 निबंध है छोटे छोटे। पहला तो है बालक बच गया, दूसरा है घड़ी के पुर्जे, और तीसरा है ढेले चुन लो। ये पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। तीनों को एक एक करके पढ़ते हैं। तीनों का अपन देखेंगे, इसका प्रत्येक का प्रतिपाद्य क्या है। जैसे मान लीजिए पहला है कि बालक बच गया, तो इसका प्रतिपाद्य क्या है, लेखक का उद्देश्य क्या है ये बालक बच गया निबंध देने का। घड़ी के पुर्जे से लेखक क्या बताना चाहता है, और ढेले चुन लो से लेखक हमें क्या संदेश देना चाहता है, क्या शिक्षा देना चाहता है, ये सारा अपन पढ़ेंगे। बात करते हैं संक्षिप्त में। सबसे पहले बालक बच गया जो है, निबंध का मूल प्रतिपाद्य है शिक्षा ग्रहण करने की सही उम्र। क्योंकि जब हमने पढ़ा, इसको आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आज पता चल जाएगा। छोटे से बालक को रटा दिए गए आंसर बालक जवाब देता जाता है, जो कुछ भी पूछा जवाब दिया। लेकिन जब उसके अंत में पूछा कि बेटा इनाम क्या चाहिए, तो जो उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति थी वो बाहर निकल जाती है, बच्चा लड्डू मांग लेता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारा जो यहाँ पे आप देखेंगे जो निबंध है वो है घड़ी के पुर्जे। और घड़ी के पुर्जे निबंध के माध्यम से लेखक जो है वो हमें यह संदेश देना चाहता है। हमें क्या संदेश देना चाहता है, बल्कि यह है कि जो धर्म उपदेशक है ना, धर्म उपदेशकों पर लेखक ने व्यंग्य किया है। क्या कहते हैं धर्म के उपदेशक? ये कहते हैं कि आम लोगों को धर्म के रहस्यों को जानने का प्रयास नहीं करना चाहिए, उन्हें जानने पर प्रतिबंध लगाने का वो की वकालत करते हैं। तो लेखक इस पर व्यंग्य करते हुए घड़ी के दृष्टांत से, घड़ी के उदाहरण से बहुत ही रोचक ढंग से इसको हमें समझाता है। और तीसरा हमारा जो निबंध है वो है ढेले चुन लो। इसके माध्यम से लेखक हमें यह बताता है कि हमारे समाज में प्राचीन काल में तो थी, लेकिन वर्तमान में भी कुछ ऐसी परंपराएं, कुछ ऐसी रूढ़ियां हैं जो कि व्यवहारिक नहीं है, तर्क संगत नहीं है। हमें ऐसी रूढ़ियों को आंख मूंद करके फॉलो नहीं करना चाहिए, उसका अनुसरण नहीं करना चाहिए। तो यहां पे क्या कहता है कि लोक विश्वास में निहित अंधविश्वासी मान्यताओं और पर चोट की गई है। तीनों निबंध समाज की मूल समस्याओं पर विचार करने वाले हैं। अब ये है कि आखिर तो ये क्या है कि ये समाज की जो मूल समस्या है उस पर विचार करने वाले निबंध हैं। इनकी भाषा शैली सरल है, बोलचाल की होते हुए भी गंभीर ढंग से विषय का प्रवर्तन इनमें किया गया है। आइए एक एक करके देखते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे बालक बच गया। आप ध्यान से अगर इसे समझते हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जो अपन फिलहाल ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक में जो नोट्स हैं, ये नोट्स अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर हमने चैप्टर वाइज कंप्लीट कोर्स तैयार किया है, और वहाँ पे आपको इस चैप्टर वाइज सारा जो कोर्स मिलेगा। तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए। हमारे ऐप का नाम है एजुकेशन राइज। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है। ये आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक पर क्लिक करके आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमें इस नंबर पे मैसेज करेंगे तो आपको लिंक मिलेंगे 9079622989। आप इस नंबर पे हमें मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएंगे। उस लिंक पे क्लिक करके भी आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के कोर्स मिलेंगे। हिंदी साहित्य का, हिंदी कंपलसरी का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये सारे कोर्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। उस कोर्सेज में हमने लेटेस्ट बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से कंप्लीट आपको चैप्टर्स कवर कराए हैं, जिसमें आपको पीडीएफ मिलती है नोट्स के रूप में। उसके अलावा उसके क्वेश्चन आंसर्स मिलते हैं, उसके एमसीक्यूज मिलते हैं, उसके वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं। और इसके अलावा वहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि ऑनलाइन टेस्ट आप दे करके अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट दे करके रियल एग्जाम टेस्ट आपको वहाँ पे देने का ऑप्शन मिलेगा। आप वहाँ पे ऑप्शन में टेस्ट दे करके अपनी तैयारी को परख सकते हैं। आप कितने नंबर लाते हैं, टेस्ट दोगे तो कौन सा सवाल गलत हुआ, हाथों हाथ आपको रिजल्ट मिलेगा, कौन सा सवाल गलत हुआ, उसका राइट आंसर क्या है, ये सारी चीजें आपको वहां पे पता चल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपन बात करते हैं। जब इसको पढ़ लेते हैं तो यहां पे देखो लिखा हुआ है, पहला अपन पढ़ेंगे बालक बच गया। इस लघु निबंध का प्रतिपाद्य यह है शिक्षा ग्रहण की सही उम्र बताना। ठीक है, शिक्षा ग्रहण की एक सही उम्र होती है। आप किसी बच्चे पर थोपे नहीं, अपने विचार नहीं थोपे छोटे बच्चे पर।
लेखक क्या कहता है कि लेखक का मानना है कि हमें व्यक्ति के विकास के लिए शिक्षा को प्रस्तुत करना चाहिए, शिक्षा के लिए मनुष्य को नहीं, हमें व्यक्ति के विकास के लिए शिक्षा को प्रस्तुत करना चाहिए। हमारा लक्ष्य मनुष्य और मनुष्यता को बचाए रखना होना चाहिए। यदि मनुष्य बचा रहेगा तो वह समय आने पर शिक्षित भी हो जाएगा। लेखक ने उदाहरण देकर के यह बताने की कोशिश की है कि हमें बच्चे पर शिक्षा लादनी नहीं चाहिए, बल्कि बच्चे के मन में शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न करनी चाहिए। अगर बच्चे में रुचि पैदा हो गई तो बच्चा अपने आप शिक्षा ग्रहण कर लेगा, बल्कि आप उसे रटाए नहीं, उसे रटंत विद्या नहीं दें, उसकी मूल प्रवृत्तियों को दबाए नहीं, उसके स्वाभाविक इच्छाओं को हमें दबाना नहीं है, बल्कि एक स्वेच्छा से बच्चा सीखे, ऐसी हमें कोशिश करनी चाहिए। अब लेखक यहाँ पे एक घटना का वर्णन करता है। घटना हम सब ने पढ़ ली होगी, इसलिए मैं ज़्यादा समय खराब ना करके थोड़ा सा जल्दी से पढ़ लेता हूँ। लेकिन ध्यान रखना कहाँ से प्रश्न बन सकता है वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। एक स्कूल का वार्षिक उत्सव था। ध्यान रखना क्या कार्यक्रम था, प्रश्न बन सकता है कि वो प्रोग्राम क्या था। तो प्रोग्राम ये था कि स्कूल में वार्षिक उत्सव था, एनुअल फंक्शन था। लेखक को भी वहाँ पे बुलाया गया। ध्यान रखिएगा, लेखक भी वहां पे गए। वहां के प्रधान अध्यापक यानी उस स्कूल के जो हेडमास्टर थे, हेडमास्टर का 8 वर्षीय बालक जो है, बालक पुत्र की नुमाइश की जा रही थी। अब दूसरा प्रश्न यह है कि वो बच्चा किसका था, तो वो बच्चा उस स्कूल के हेडमास्टर का था। नेक्स्ट प्रश्न ये बन सकता है कि बच्चे की उम्र क्या थी, तो बच्चे की उम्र थी 8 वर्ष। अब आप सोचिए 8 वर्ष के बालक पर इतना प्रेशर अगर डालेंगे, जैसा कि यहाँ पे अपन आगे पढ़ेंगे, तो बालक की जो स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं वो समाप्त हो जाती हैं। तो उम्र कितनी थी बच्चे की, 8 वर्ष थी बच्चे का। अब यहाँ पे थोड़ा सा उसका शारीरिक उसकी बनावट के बारे में भी चर्चा की है कि बच्चा कैसा दिखता था, वो सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि बच्चे का जो है ना, बच्चे का मुंह पीला था, बच्चे का मुंह जो है वो पीला था। उसके बाद आप देखेंगे आंखें सफ़ेद थी और वे नीचे की ओर झुकी हुई थी। बच्चा शर्मा रहा था, आंखें नीचे की ओर झुकी हुई थी। बालक के ज्ञान को जांचने के लिए तरह तरह के प्रश्न पूछे जा रहे थे। बच्चे से सब लोग प्रश्न पूछ रहे थे और वह उनके उत्तर दे रहा था। अब प्रश्न कौन कौन से पूछे ये ध्यान रखना। यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है कि बालक ने धर्म के 10 लक्षण बता दिए। तो धर्म के कितने लक्षण बताए, बालक ने 10 लक्षण बताए, ध्यान रखना। या फिर धर्म के कितने लक्षणों की बात हुई है, तो धर्म के 10 लक्षणों की बात हुई है। नेक्स्ट है 9 रसों के उदाहरण दे गए। तो रस कितने हैं अगर बनता है, मान लो इसी टॉपिक में से प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे, तो कितने रसों की बात हुई है यहाँ पे, तो 9 रस बताए। लेकिन मैं बता दूं फिलहाल पहले 9 रस थे, अब 11 रस हो गए, उसमें वात्सल्य और भक्ति रस को जोड़ दिया गया है। तो लेकिन पाठ के आधार पर आपको 9 रस बताने हैं। उसके बाद और क्या बताया बच्चे ने, और कौन सा प्रश्न पूछा, तो उससे प्रश्न पूछा पानी के 4 डिग्री नीचे ठंडक में फैल जाने का, और उससे मछलियों की प्राण रक्षा के कारण भी बता दिया। मतलब पानी जब 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता है तो फिर है ना ऊपर की परत तो जम जाती है, लेकिन नीचे पानी तरल रहता है, इसलिए मछलियां उसमें मरती नहीं है, जिंदा रह जाती हैं। ये भी बच्चे ने बता दिया। बच्चे ने ये भी बता दिया चंद्र ग्रहण का कारण क्या है, मतलब चंद्र ग्रहण क्यों होता है। ठीक है, तो सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा जब एक सीधी में आ जाते हैं, और सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा जब एक सीधी में आते हैं तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, इसलिए चंद्र ग्रहण होता है। इसी तरीके से जब चंद्रमा बीच में आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। तो ये भी उस बच्चे ने बता दिया। साथ ही साथ बच्चे ने यह बताया कि इंग्लैंड के राजा हेनरी अष्टम जो था, उसके स्त्रियों के नाम बता दिए। उसने पेशवाओं के राज के काल के बारे में, पेशवाओं ने जो शासन किया था उसके शासनकाल के बारे में बता दिया। ये सारी चीजें उस बच्चे ने बता दी। बच्चे की उम्र में मात्र 8 साल, बच्चों याद रखना। फिर बालक से पूछा गया तू क्या करेगा, तो बच्चे ने रटा रटाया उत्तर दे दिया, सिखाया गया उत्तर सुना दिया। मैं जीवन भर लोगों की सेवा करूंगा, मैं यावत जीवन लोगों की सेवा करूंगा। सभी उपस्थित लोगों ने उसकी बुद्धि चातुर्य की प्रशंसा की। उसके पिता यानी उस स्कूल के हेडमास्टर का हृदय उल्लास से भर गया। लेकिन उसी समय एक बूढ़े महाशय ने उसके सिर पर हाथ फेर करके आशीर्वाद दिया और बच्चे से पूछा बेटा इनाम मांगो। क्या पूछा बच्चे से भाई, कि बेटा इनाम मांगो। जब बच्चे से इनाम मांगने के लिए कहा गया, एक बुजुर्ग महाशय ने जब बच्चे से इनाम मांगने के लिए कहा गया भाई लोगों, तो यहां पे देखो क्या होता है कि बालक का पिता और अध्यापक इसे उत्सुकता में थे कि बालक कौन सी पुस्तक मांगता है। उन्होंने सोचा कि कोई न कोई किताब मांगेगा बच्चा। फिर क्या होता है, बालक मन में बनावटी और असलियत की लड़ाई चलने लगी, है ना। अब उसकी वास्तविकता बाहर आना चाहती थी। वह अपने असली रूप पर उतर आया और बोला मैं लड्डू लूंगा। क्या चाहिए बेटा, लड्डू, है ना।
अब देखिए यहाँ पे, इसकी इच्छा सुनते ही पिता और अध्यापक निराश हो गए। वे तो उससे किसी आदर्शवादी चीज मांगने की बात की आशा कर रहे थे। वे बच्चे की आंतरिक भावना को नकार रहे थे। वे उसकी बाल प्रवृत्ति का गला घोंट रहे थे। वे उस पर अपनी इच्छाएं ठोक रहे थे। लेकिन बच्चे द्वारा लड्डू मांगा जाना उसकी जीवित पुकार की निशानी थी। उसकी उसकी प्राकृतिक सहज प्रवृत्ति जो है वो बाहर निकली थी। हम बालक पर कृत्रिमता को देर तक लाद नहीं सकते। बच्चे को सच्चा ही रहने देना चाहिए, बच्चे को स्वाभाविक ही रहने देना चाहिए। तो इस कहानी का जो हमने पढ़ी है बालक बच गया, उसका सारांश बस यही है कि उसकी इच्छा सुनते ही पिता ने आदर्श चीज मांगने, हाँ उसकी बाल प्रवृत्ति का गला घोंटा जा रहा था। उस पर अपनी इच्छाएं थोपी जा रही थी। अध्यापक और उसके पिता लोग जो है वो अपनी इच्छाएं उस पर थोप रहे थे, और ये सारी चीजें यहाँ पे, ठीक है। तो ये मूल सारांश बस यही है कि हमें बच्चे की मूल जो प्रवृत्तियां हैं उन्हें दबाना नहीं है, हमें उन्हें जो उसके स्वाभाविक प्रकृति में ही रहने देना चाहिए। ठीक है बच्चों बताइए कैसा लगा है आपको, ये चैप्टर कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। इसी टाइप से और भी चैप्टर कौन कौन से पढ़ना चाहते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं नेक्स्ट, ये भी मुझे बताइए। साथ ही साथ आप हमारी लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। एवरीडे शाम को 8:30 यानी 8:30 बजे हम लाइव क्लास होती है हमारी, उस लाइव क्लास में मिलते हैं। आप लोग वहां पे आइएगा लाइव क्लास में। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला अपना जो पढ़ते हैं घड़ी के पुर्जे। ठीक है भाई, चलिए तो नेक्स्ट अपना दूसरा दृष्टांत है, एक नेक्स्ट निबंध है, छोटा सा लघु निबंध है, वो है घड़ी के पुर्जे। घड़ी के पुर्जे में इसका प्रतिपाद्य क्या है, तो ध्यान दीजिएगा कि इस पाठ में लेखक ने धर्म के रहस्यों को जानने पर धर्म के उपदेशों को द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को घड़ी के दृष्टांत के द्वारा बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। अब प्रश्न यहाँ से क्या बनेगा कि पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि घड़ी के पुर्जे लघु निबंध के माध्यम से लेखक क्या समझाना चाहता है। तो आप कहेंगे कि धर्म के उपदेशकों पर व्यंग्य किया गया है लेखक ने, इस पर पहली बात। तो दूसरा यह है कि धर्म के रहस्यों को जानने पर प्रतिबंध किसने लगाया है, तो जो धर्म उपदेशक होते हैं वो धर्म के रहस्यों को जानने पर प्रतिबंध लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि सब लोग धर्म के रहस्य जान जाएं, फिर उनका काम कैसे चलेगा, तो वो प्रतिबंध लगाना चाहते हैं, तो लेखक इस पर व्यंग्य करता है। अब यहां पे पढ़ेंगे, प्राय धर्म के बारे में यह कहा जाता है कि धर्म के रहस्य को जानने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य को नहीं करनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। बस जो कहा जाए उसे कान ढलका करके सुन लिया जाए। आपको धर्म के बारे में जो कुछ भी जानकारी दी जा रही है आप बस हाँ हूँ करते रहिए, हुंकारा भरते रहिए, आप लोग आनंद से उसे सुनते रहिए, प्रश्न नहीं करना है आपको। आपको जानना नहीं है कि ये कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, ये नहीं जानना है, आप लोग बस सुनते रहिए कान ढलका करके, मतलब आप कान लगा करके ध्यान से उसे चुपचाप सुन लीजिए। घड़ी समय बतलाती है, फिर वो उदाहरण देते हैं। कौन? जो धर्म के उपदेशक है वो उदाहरण देते हैं कि भाई लोगों, जैसे घड़ी होती है और घड़ी का काम क्या है, समय बताना। तो घड़ी क्या करती है? घड़ी समय बताती है। आपका काम क्या है? आप किसी दूसरे व्यक्ति से पूछ करके पता कर लीजिए कि भैया आपकी घड़ी में क्या समय हुआ है, और अपना काम चला लीजिए। ठीक है, फिर आगे क्या कहते हैं, या फिर आप थोड़ा सा और अगर कुछ करना चाहें तो ये कर सकते हैं, खुद समय देखना जान लीजिए ताकि आपको पूछना नहीं पड़े, आप पता कर लीजिए, है ना। पर घड़ी को पीछे से खोलकर उसके पुर्जों को जानने समझने की कोशिश मत करो। मतलब धर्म के रहस्यों को जिस तरीके से आपको नहीं जानना है ना, किस तरीके से, मतलब घड़ी के अंदर क्या है, घड़ी कैसे चलती है, घड़ी में कितने पुर्जे हैं, घड़ी का पुर्जा कौन सा पुर्जा कैसे काम करता है, कितने सारे, इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं जानना है तो आप घड़ी को खोलिए मत, ये काम घड़ी साज का है, आपका नहीं है। उसी तरीके से धर्म के रहस्य भी जानने का काम आपका नहीं है, वो धर्म उपदेशकों का है, ये काम तुम्हारा नहीं है। इसी प्रकार धर्म के बारे में खोज तर्क करना धर्माचार्यों का काम है, तुम्हारा काम नहीं है, ऐसा कहते हैं धर्म के उपदेशक। और ये कहकर के वो आम लोगों को धर्म के रहस्यों को जानने पर प्रतिबंध लगा देते हैं, मना कर देते हैं। अब देखिए भाई, बात करते हैं लेखक की। लेखक महोदय क्या कहते हैं? लेखक महोदय हमें ये कहते हैं भाई कि क्या यह तर्क व्यक्ति की जिज्ञासा को शांत कर सकता है? व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है जानने की इच्छा। जो जिज्ञासु होते हैं वो तो हर चीज के बारे में जानना चाहते हैं। तो लेखक कह रहा है यहाँ पे कि क्या ये कह देने से
धर्म उपदेशक अगर ये कह देते हैं तो क्या आम लोग जानना बंद कर देंगे भाई? यदि इस दृष्टांत को आगे बढ़ाया जाए तो उपदेशक के बारे में कई बातें निकल सकती है। धर्माचार्य नहीं चाहते कि आप धर्म की बारीकियों को समझें, हमें भी धर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जिस प्रकार घड़ी को देखना, उसके पुर्जों की जानकारी होना, उसको ठीक ठाक करने की विधि आना जरूरी है, उसी प्रकार लेखक क्या कह रहा है कि धर्म के बारे में भी जानना परखना आवश्यक है। इस लघु निबंध के माध्यम से लेखक ने धर्म उपदेशकों द्वारा धर्म के रहस्यों को जानने पर लगाए गए प्रतिबंधों को घड़ी के दृष्टांत से गलत ठहराया है। तो ध्यान रखना, लेखक ने क्या किया है यहाँ पे, जो धर्म के उपदेशक हैं, जो धर्म के रहस्यों को जानने पर प्रतिबंध लगाते हैं, उन लोगों पर लेखक यहाँ पे व्यंग्य कर रहा है और उन पर कठोर व्यंग्य प्रहार किया है। लेखक के अनुसार मनुष्य को धर्म के रहस्य को जानने से रोका नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जानना व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। उस जानना, जिज्ञासु व्यक्ति जो है वो हर चीज के बारे में जानना चाहता है, उसे जानने दिया जाए, उसे रोका नहीं जाए। तो ये हमारा था दूसरा निबंध जिसका शीर्षक था घड़ी के पुर्जे। और अब हमारा तीसरा है लघु निबंध ढेले चुन लो। आइए पढ़ते हैं इस ढेले चुन लो जो हमारा तीसरा निबंध है इस पे भी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, जिस तरीके से हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं उसी तरीके से हम हिंदी कंपलसरी भी पढ़ते हैं, हम इंग्लिश कंपलसरी भी पढ़ते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं। अगर इन सारे सब्जेक्ट्स के चैप्टर वाइज इसी प्रकार आप नोट्स चाहते हैं, इसी प्रकार के वीडियोज चाहते हैं, इनके क्वेश्चन आंसर्स चाहते हैं, इनके एमसीक्यूज चाहते हैं, साथ ही साथ इनके अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं प्रत्येक टेस्ट का, और ऑनलाइन टेस्ट देकर के आप अपनी तैयारी को परखना चाहते हैं भाई, तो आप लोग ऑनलाइन टेस्ट के लिए हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज नाम से, प्ले स्टोर पर आपको मिलेगा। एजुकेशन की स्पेलिंग आप लोग लिखेंगे RISE, अंत में लिखना आपको राइज, एजुकेशन राइज। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारा ये ऐप डाउनलोड करेंगे। वहां पे आपको अलग अलग कोर्सेज मिलेंगे। इन कंप्लीट कोर्सेज में हमने जितने भी टॉपिक आपको बताए, टॉपिक वाइज जो चीजें बताई वो सारी चीजें आपको मिलेगी। और इसकी मात्र 99 रुपीज में, ओनली 99 रुपीज में हम पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको ये कोर्स अवेलेबल करवा रहे हैं। तो आप लोग जब तक आपके एग्जाम्स कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक आप लोग ये जो कोर्सेज जो है वो इसे आप यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ एवरीडे शाम को 8:30 बजे हमारी होती है लाइव क्लास। उस लाइव क्लास में भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपका अगर कोई क्वेरीज है, आपका कोई कमेंट है, तो हमारा ये जो ऐप है, इस ऐप में जैसे ही आप कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं, कोर्स ज्वाइन करने के बाद में उस कोर्स में ऑलरेडी जो बच्चे ज्वाइन है, जिन बच्चों ने कोर्स परचेज किया है, वो सारे बच्चे उस ग्रुप में जुड़ जाते हैं और वहाँ पे आपस में आप बातचीत कर सकते हो, आपस में एक दूसरे से चर्चा कर सकते हो, कैसी तैयारी चल रही है, उन सारी चीज़ों के बारे में बातचीत कर सकते हो। और हमसे अगर डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हो तो इस ऐप के माध्यम से भी कर सकते हो। और इसके अलावा मैंने आपको मेरा नंबर जो है वो दिया है, मैं आगे भी दे दूंगा। उस नंबर से आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज और टेलीग्राम मैसेज करके मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। किसी भी प्रकार की क्वेरी हो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, और अपन इसको कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा जो तीसरा निबंध है, लघु निबंध, जिसका शीर्षक है ढेले चुन लो, इसको अपन पढ़ते हैं। इसका प्रतिपाद्य क्या है, तो इसमें से प्रश्न कहाँ से बनेगा, ये भी अपन सारी चीजें देखेंगे। देखिए भाई, ढेले चुन लो। शुरुआत करता है लेखक शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस। ठीक है, मर्चेंट ऑफ वेनिस भाई, ये एक मर्चेंट ऑफ वेनिस शेक्सपियर का जो है, शेक्सपियर अंग्रेजी के एक महान प्लेराइट हुए हैं, एक नाटककार हुए हैं। खूब सारे नाटक लिखे इन्होंने, कॉमेडीज, ट्रेजेडीज खूब सारे लिखे। उसमें से एक है मर्चेंट ऑफ वेनिस, वेनिस का व्यापारी, अनाज का एक व्यापारी था। अब ये कहानी सुनेंगे तो काफी लंबा टाइम चलेगा, इसलिए कहानी नहीं सुनेंगे। मर्चेंट का एक, वेनिस का एक व्यापारी था, अनाज का व्यापारी था। किस तरीके से वो अपनी उसकी जो नायिका है पोर्सिया, उसको किस तरीके से चुनता है, उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। तो इसमें ये बताया है कि नायिका पोर्सिया अपने वर को बड़ी सुंदर रीति से चुनती है, उसका चुनाव करती है। ये तो हो गई पाश्चात्य बात, यूरोप में कैसे होता है वहां की बात हुई। उसके बाद में लेखक बात करता है हरिश्चंद्र के दुर्लभ बंधु में। हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका एक नाटक है दुर्लभ बंधु। उसमें जो है ना, पूर्ण श्री के सामने 3 पेटियां होती है और 3 पेटियां चुनने वाले, सही पेटी का चुनाव करने वाले से उसका विवाह होता है। तो उसमें वो जो नाटक है उसमें क्या बताया है कि एक सोने की पेटी है, दूसरी चांदी की पेटी है और तीसरी जो है वो लोहे की
पेटी है। अब ध्यान रखना, यहाँ से छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न ये बनेगा कि मर्चेंट ऑफ वेनिस किसका नाटक है, तो याद रखिएगा शेक्सपियर का नाटक है। शेक्सपियर कौन था, हालांकि ऐसा नहीं पूछा जाएगा, बट शेक्सपियर जो है वो अंग्रेजी के एक महान नाटककार हुए हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ से बन सकता है दुर्लभ बंधु किसका नाटक है, तो आप लिखेंगे हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। तीसरा यह है कि दुर्लभ बंधु में कितनी पेटियां हैं, तो 3 पेटियां हैं। पहली सोने की पेटी, दूसरी चांदी की पेटी, तीसरी लोहे की पेटी। अब देखिए, एक पेटी में उसकी प्रतिमूर्ति है, उसका चित्र है, किस 3 पेटियों में से किसी एक पेटी में उस पूर्वश्री का पिक्चर वहां पे उसमें डाली गई है। और जब स्वयंवर के लिए जो कोई भी आता है उससे कहा जाता है कि भाई इसमें से कोई भी एक पेटी चुन लो, अगर उसमें से वो पिक्चर निकल गई तब तो उसका विवाह हो जाएगा, अन्यथा फिर उसे खाली हाथ लौटना पड़ेगा। तो जो अकड़बाज व्यक्ति होता है, ध्यान रखना, जो व्यक्ति अकड़बाज होता है वो सोने की पेटी को चुनता है। अब प्रश्न यहां से बनेगा कि सोने की पेटी को कौन चुनता है, तो सोने की पेटी चुनने वाला व्यक्ति अकड़बाज होता है और उसे खाली हाथ लौटना पड़ता है। दूसरा व्यक्ति होता है लोभी व्यक्ति। लोभी व्यक्ति क्या करता है, वो चांदी की पिटारी को छूता है, चांदी की पिटारी को चुनता है, उसे भी खाली हाथ लौटना पड़ता है। चांदी की पिटारी उसे अंगूठा दिखाती है। तो चांदी की पिटारी चुनने वाला व्यक्ति कैसा होता है, तो ध्यान रखना वो लोभी व्यक्ति होता है। और सच्चा प्रेमी जो है वो लोहे की पेटी को चुनता है और उसे पहला इनाम मिलता है। ठीक है भाई, तो ये दुर्लभ बंधु में ऐसा उल्लेख मिलता है। तो हमने देखो पहला देखा कि मर्चेंट ऑफ वेनिस में किस तरीके से चुना जाता था, फिर हमने देखा भारतेंदु के दुर्लभ बंधु में किस तरीके से कैसा रिवाज था उसकी चर्चा हुई है। और ठीक ऐसी ही लॉटरी वैदिक काल में हिंदुओं में चलती थी। वैदिक काल जब वेदों की रचना हुई, पहला था ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेदिक काल 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक, और फिर वैदिक काल आता है जिसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं, 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। तो ये जो वैदिक काल था, इस वैदिक काल में हिंदुओं में विवाह की क्या रीति चलती थी उसका उल्लेख है। इसमें नर को पूछना पड़ता था, नारी को बूझना पड़ता था। और एक तरीका बताया उसमें, जैसे कि स्नातक विद्या पढ़ करके, नहा धो करके, माला पहन करके किसी बेटी के बाप के यहाँ पहुंच जाता था, वह उसे गो भेंट करता था, गाय भेंट करता था। उसके बाद वह कन्या के सामने कुछ मिट्टी के ढेले रखता था और कहता था कि इसमें से एक उठा लो। ठीक है भाई, जो मिट्टी के ढेले वहां पे रखे जाते थे, उस युवा से कहा जाता था, उस लड़के से कहा जाता था, भाई इसमें से कोई एक ढेला उठा लो। अब देखिए यहां पे नर जानता था, जो व्यक्ति उसका जो बाप होता था उसे पता था कि मिट्टी कहां कहां से लाई गई है। नर जानता था कि वह इन ढेलों को कहां से लाया है। कोई शमशान की मिट्टी होती थी, कोई चौराहे की मिट्टी होती थी, कोई खेत की मिट्टी होती थी, ऐसे अलग अलग मिट्टियां हुआ करती थी। यह तो लॉटरी की बुझोवल ठहरी। चौराहे की मिट्टी, शमशान की मिट्टी आदि धूल मिट्टियां वहां होती थी। यदि वेदी का ढेला उठा लिया तो संतान वैदिक पंडित होगी, ऐसी उनकी धारणा थी। उसके बाद में अगर गोबर चुना तो पशुओं का धनी होगा, जो संतान होगी वो पशुओं की धनी होगी। खेत की मिट्टी अगर चुन ली तो वो जो पुत्र होगा वो जमींदार होगा। स्मशान की मिट्टी को हाथ अगर लगा दिया तो यह अशुभ माना जाता था। यदि वह नारी ब्याई गई तो वह घर शमशान के समान हो जाता था। ऐसी उन लोगों की धारणा थी। ऐसे कुछ तरीकों के बारे में जो है वो शास्त्रों में लिखा हुआ है। वैदिक काल में ऐसा होता था। कवि यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि हमारी कुछ जो परंपरा है, जो अंधविश्वास है, उनकी बात कर रहा है यहाँ पे लेखक बात कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से लेखक यहाँ पे क्या कहता है कि जैसे राजपूतों में लड़कियों का अब यहां देखिए कि लड़कियां पिछले समय में रूप देख करके, यश सुन करके स्वयंवर करती थी, वैसे ही वैदिक काल में हिंदू ढेले चुआ करके स्वयं पत्नी का वरण करते थे। आप कह सकते हैं कि जन्म भर के साथी को चुनने के लिए मिट्टी के ढेलों पर विश्वास करना कहां तक उचित है। हम मंगल, बृहस्पति, शनिचर की कल्पित चाल का भी कल्पित हिसाब लगाते हैं। वात्स्यायन के अनुसार आज का कबूतर कल के मोर से अच्छा है, आज का पैसा कल की मोहर से अच्छा है। मतलब आज अगर आपको कबूतर मिल रहा है और कोई अगर आपसे कह दे कि आपको कल मोर मिलेगा तो आप कबूतर ले लीजिए, मोर मिलेगा तब मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से आज अगर पैसा मिल रहा है तो कल की मोहर को छोड़िए, जो मिल रहा है उसे ले लीजिए। तब आंखों देखा ढेला अच्छा ही होना चाहिए लाखों कोस तेज पिंड से। कबीर ने भी कहा है, कबीरदास जी क्या कहते हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले तो पूज पहाड़, इससे तो चक्की भली
इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार। मतलब कहते हैं ना कि जैसे मूर्ति पूजा पर यहाँ पे कबीरदास जी ने कटाक्ष किया है कि भाई तुम पत्थर पूजते हो, कहते हो हमारे भगवान है, तो इससे बढ़िया है कि तुम पूरा पहाड़ी पूज ले, है ना, कितने सारे पत्थर एक साथ पूज लिए जाएंगे। और कबीरदास जी कहते हैं इस पत्थर को पूजने से तो अच्छी वो चक्की होती है, चक्की मतलब जिसमें दो पत्थर होते हैं और वो चलता है और फिर आटा निकलता है, तो वो चक्की भली है क्योंकि कम से कम वो लोगों का पेट तो भरती है। तो इस तरीके से इन्होंने मूर्ति पूजा पर कटाक्ष किया है यहाँ पे कबीरदास जी ने। अब आगे देखो भाई, तो ये जो हमने ढेले चुन लो जो लघु निबंध पढ़ा है, इस लघु निबंध का प्रतिपाद्य क्या है, सारांश क्या है? तो सारांश ये है कि इस लघु निबंध का प्रतिपाद्य यह है कि व्यक्ति को अपनी बुद्धि से चुनाव करना चाहिए, न कि मिट्टी के ढेलों से। मतलब यहाँ पे जो परंपराएं, जो अंधविश्वास है उस पर कटाक्ष कर रहा है लेखक। जो रूढ़ियां और परंपराएं अतर्क संगत है और बुद्धि विरोधी हैं, उन्हें त्याग देना ही श्रेयस्कर है। यही इस लघु निबंध की शिक्षा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने आज चैप्टर पढ़ा सुमिरनी के मनके के तीनों लघु निबंध पढ़ लिए और मैं आशा करता हूं कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेरी है और भी कुछ पूछना चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए या फिर इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर दीजिए 9079622989। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ने के लिए, हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप मैसेज करेंगे, आपको वहाँ पे लिंक मिलेंगे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। लगातार बोर्ड एग्जाम्स तक, जब तक आपके एग्जाम्स कंप्लीट नहीं हो जाते, हमारे साथ आप इसी तरीके से जुड़े रहिए। और इसके अलावा हमारी लाइव क्लास होती है शाम को 8:30 बजे एवरीडे। आप वो हमारी लाइव क्लास जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पे आपको लाइव क्लास मिलेगी। उस लाइव क्लास को शाम को एवरीडे आप जो है वो 8:30 PM पर हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद वेरी मच।